अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। आज हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण करेंगे और सबसे पहले है सतत विकास रिपोर्ट 2025, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। तो देखो, सबसे पहले तो 2015 में जो संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश है उनके द्वारा एक एजेंडा तय किया गया था कि हम 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करें। और ऐसे इस प्रकार से इस एजेंडे में कितने लक्ष्य रखे गए थे, 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था और जिसमें 169 उपलक्ष्य थे और इनको कितने मतलब किस टाइम तक प्राप्त करना था, 2030 तक प्राप्त करना था। तो इसमें जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की, मतलब जून 2025 में जारी की गई है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और ये इस रिपोर्ट का कौन सा 10वां संस्करण है और इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? सबसे पहले तो हमें मतलब इसमें क्या क्या इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या है। तो जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है और उसका थीम क्या है रिपोर्ट का, उसमें भारत फर्स्ट रैंक या फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक किसकी है, भारत की रैंक क्या है, कितने देशों में है, ये हमें देखना है। इसमें जो इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी, मतलब कि 2030 या मिड सेंचुरी तक फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एसडीजी सूचकांक 2025 के अंतर्गत कुल 167 देशों को रैंक प्रदान की गई है, यानी कि 167 कंट्रीज है उनको रैंक प्रदान की गई है एसडीजी सूचकांक के तहत। इस सूचकांक में किसी देश को प्राप्त स्कोर सबसे खराब संभावित परिणाम लक्ष्य स्कोर 0 और लक्ष्य 100 के बीच उसकी स्थिति को इंगित करता है, यानी कि जिसने सबसे खराब प्रदर्शन किया उसकी रैंक 0 और जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया उसकी रैंक 80। ऐसे इसको मतलब कि वो किया जाता है, रैंकिंग प्रदान की जाती है। जैसे इसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन से हैं? मेनली जो कंट्रीज है वो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं ये जो है ये ही टॉप 3 रैंकिंग में मिलती है। तो इसमें क्या है, फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है। वैसे इसमें बहुत सारी रैंकिंग है इस वाले चैप्टर में, तो हम इसको कुछ ना कुछ ट्रिक से रिलेट करके करेंगे। जैसे FSS, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ऐसे थोड़ा बहुत रिलेट कर लेना। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। तो एसडीजी सूचकांक 2025 में टॉप 3 कंट्रीज कौन से हैं? FSS, फिनलैंड, सॉरी FSD, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। और इस सूचकांक में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दक्षिणी सूडान जो है उसको सबसे लास्ट वाला स्कोर मिला है, साउथ सूडान को। FSD, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और सबसे लास्ट में है सूडान। और भारत की क्या स्थिति है? 167 देशों में 99वां स्थान प्राप्त किया इसने। भारत को 167 देशों में 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे गलत है, ये 2024 नहीं, यहाँ पे 2025 आएगा। एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत को 167 देशों में 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। और अब की बार भारत की स्थिति मतलब सुधार हुआ उसमें। 2024 में भारत को 109 और अब 99, तो सीधा 10 अंकों का सुधार हुआ है। एसडीजी देखो, FSD, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और सबसे लास्ट में साउथ सूडान। भारत की स्थिति है 99 2025 में और 109 थी 2024 में। बस इतना याद रखना आपको। और एक ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। आईएमडी विश्व, आगे है आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग वर्ष 1987 से प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक रिपोर्ट है। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा यानी इसमें यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग दी जाती है और ये रैंकिंग 1989 से प्रकाशित एक वास्तविक वार्षिक पुस्तक है। 1989 में मतलब इसको रैंक देनी स्टार्ट की गई थी। तो जून 2025 में विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग के 36वें संस्करण को जारी किया गया है। इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो उसका है स्विट्जरलैंड का है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा संकलित किया गया है। यानी कि किसके द्वारा? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? याद करो इसको, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा संकलित किया गया है। और इसमें 69 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। जो सबसे ज्यादा सॉरी इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। जो ये आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग है इसमें ये देखेंगे हम कि वर्ल्ड में कौन कौन से देश जो है वो कंपटीशन में फर्स्ट हैं और कौन से लास्ट हैं। तो इसमें है सबसे किसके द्वारा जारी की गई है रैंकिंग?
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा स्विट्जरलैंड की स्थित एक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र है ये। और इसमें 69 अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया है। उसमें सबसे जो टॉप पे है कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव रैंकिंग में, वो है स्विट्जरलैंड, देन सिंगापुर, देन हांगकांग। शीर्ष 3 देश कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग। इसको याद कर सकते हैं, स्वीट खिला के सिंग मार दिया। ये मतलब एक वो है, मतलब थोड़ा सा रिलेट कर लेना, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग। और अंतिम 3 देश लास्ट में कौन सा है? वेनेजुएला। लास्ट वाला याद रखना। और भारत का स्कोर क्या है? 41वां। लास्ट में है देखो, स्वीट खिला के सिंग मारा, यानी कि स्विट्जरलैंड और सिंगापुर, और एक है थर्ड है हांगकांग, लास्ट में है वेनेजुएला। और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 41 स्थान हासिल किया है भारत ने 69 में से, यानी 69 अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया, उसमें 41 रैंक इसके भारत की। फिर है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। इसमें देशों का उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और ऊर्जा संक्रमण हेतु उनकी तत्परता, यानी कि वो एनर्जी के ट्रांजिशन में उनकी कैसी मतलब वो है, प्रतिक्रिया है, वो देख रहे हैं। प्रतिक्रिया मतलब कैसा रेडीनेस है उनका, उनकी तत्परता कितनी, वो देख रहे हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के तहत विश्व के 118 देशों की ऊर्जा प्रणालियों के निम्न 3 आयाम पर प्रदर्शन के आधार पर उन्हें रैंकिंग दी जाती है। कौन कौन से 3 आयाम है? 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं? समानता, इक्वालिटी, स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत आर्थिक विकास तक वहनीय पहुंच, देन पर्यावरण स्थिरता, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, देन एनर्जी सिक्योरिटी। और इसमें क्या है, किसके द्वारा ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 जारी किया गया है। यह सूचकांक फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025 नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025 के अंतर्गत। और इसमें है इस सूचकांक में स्वीडन प्रथम स्थान पर, जबकि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य 118वें स्थान पर। 118 जो है वो देशों का वो किया गया है इसमें। और इसमें स्वीडन जो है वो फर्स्ट स्थान पर है, और स्वीडन और फिनलैंड, जो हमने फर्स्ट वाला देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, उसमें फिनलैंड फर्स्ट था, FSD फिनलैंड, और स्वीडन, देन डेनमार्क। आई थिंक यही था, ये रहा FSD, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। और उसके बाद ये था कंपटीशन वाले रैंकिंग में स्विट्जरलैंड, देन सिंगापुर। स्वीट खिलाकर सिंग मारा, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और हांगकांग। लास्ट में था वेनेजुएला। एनर्जी ट्रांजिशन में कौन सा है पहले? स्वीडन, देन फिनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। डेनमार्क उसमें भी थर्ड था, इसमें थर्ड है। इसमें स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। और भारत का स्कोर कितना है? 71वें स्थान पर है, स्कोर है 53.3। स्कोर ना भी याद रखो, लेकिन रैंक याद रखना। 71 स्कोर है 118 देशों में। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 18 जून 2025 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में विश्व के 173 देशों को शामिल किया गया। सूचकांक में 173 शहरों को निम्न 5 श्रेणियों में विभक्त 30 संकेतकों के आधार पर रैंक प्रदान की गई। सस्टेबिलिटी कितनी है? स्थिरता, यानी हेल्थ केयर, और कल्चरल और एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, वहाँ की शिक्षा कैसी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि कौन सा स्थान जो इसका नाम है देखो, ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक, यानी कौन सा शहर जो है सबसे अच्छा है रहने के लिए, और कौन सा सबसे खराब है। तो कोपेनहेगन जो है डेनमार्क का शहर है, उसको सूचकांक में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। कोपेनहेगन ने 5 श्रेणियों में से 3 में 100 में से 100 का स्कोर किया है, यानी कि उसमें स्टेबिलिटी में, एजुकेशन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 में से 100 प्राप्त किया है। नागरिक अशांति और संघर्षों के कारण, यानी जो सीरिया की कैपिटल है दमिश्क, उसमें क्या होता है, नागरिक अशांति और संघर्ष, यानी बहुत ज़्यादा संघर्ष होते रहते हैं उसमें, तो इसकी वजह से उसको सूचकांक में अंतिम स्थान 173वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्पष्ट है कि दमिश्क को रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर घोषित किया गया है। तो कोपेनहेगन हो गया फर्स्ट, देन वियना ऑस्ट्रिया का शहर, और देन ज्यूरिख। फर्स्ट वाला याद कर लेना मेन तो कोपेनहेगन, और अगर हो सके या तो सेकंड और थर्ड भी याद कर लेना, वियना और ज्यूरिख। और दमिश्क क्या हो गया? सबसे कम आरामदायक या सबसे खराब। और इसमें इन्होंने भारत की रैंकिंग नहीं दी है। उसके बाद है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025। इस रिपोर्ट को पहली बार वर्ष 2006 में विश्व आर्थिक मंच, जो
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा ही वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट भी जारी की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना था। लैंगिक समानता को प्राप्त करने यानी कि जो लैंगिक समानता है उसमें देश ने कितनी प्रगति की है स्त्री पुरुष समानता में उसका हमें आकलन करना है। रिपोर्ट में प्रस्तुत वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में उच्चतम स्कोर शो होता है जो लैंगिक समानता को यानी कि टोटली लैंगिक समानता है यहाँ पे 100 का मतलब है और जो 0 है उसमें 0 यानी कि लैंगिक समानता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल 2025 नामक रिपोर्ट को जारी किया गया है। यह इस रिपोर्ट का 19वां संस्करण है। इस रिपोर्ट में विश्व की 148 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता की दिशा में हुई प्रगति का मापन और देशों के लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि 19वां संस्करण है और 148 अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है ये 19वां और 148 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता की दिशा में हुई प्रगति का मापन किया जाता है इसमें। तो सबसे ज़्यादा लैंगिक समानता का किसमें है आइसलैंड में देन फिनलैंड देन नॉर्वे। आइसलैंड फिनलैंड नॉर्वे आइसलैंड फिनलैंड नॉर्वे। इसमें जो पाकिस्तान है वो सबसे कम लैंगिक समानता है यहाँ पे पाकिस्तान में और भारत का स्थान है 131। भारत का स्थान कौन सा है 131। भारत का स्थान है 131। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत 129वें स्थान पर था जो 2025 में 131वें स्थान पर है और जो 2024 है उसमें 129वें स्थान पर था। जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 जो है चार मुख्य घटकों में भारत की स्थिति क्या है आर्थिक भागीदारी और अवसर में भारत की रैंकिंग 144, शिक्षा प्राप्ति में 110, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में 143 और राजनीतिक सशक्तिकरण में 69। यानी सबसे अच्छी रैंक जो है भारत की वो है राजनीतिक सशक्तिकरण में है और उसके बाद शिक्षा प्राप्ति में 110 रैंक और देन स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में 143 और आर्थिक भागीदारी और अवसर में 144। फिर है वैश्विक शांति सूचकांक 2025। वैश्विक शांति सूचकांक यानी शांति से रिलेटेड सूचकांक है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो एक थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसमें भी पीस है उसमें भी पीस है। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है एक थिंक टैंक है। ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है और सर्वप्रथम इस सूचकांक को 2007 में एक ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी थे स्टीव किल्लेलिया उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। स्टीव किल्लेलिया द्वारा ही वर्ष 2008 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की स्थापना करी गई थी। यानी कि 2007 में इस सूचकांक को वो किया गया था लॉन्च किया गया था और 2008 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की स्थापना करी गई थी। फिर उसके बाद से ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ही वैश्विक शांति सूचकांक जो है उसको प्रदर्शित करता है। इसमें क्या है 18 जून 2025 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जारी किया गया। ये इसका 19वां संस्करण है। इस सूचकांक में विश्व के 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को उनकी शांति के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है। 163 देशों को रैंकिंग दी गई है और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पीसफुल रीजन है वो है पश्चिमी और मध्य विश्व का पश्चिमी और मध्य विश्व जो है वो सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है और जो सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है वो है मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। मिडल ईस्ट वाला और नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन जो है वो लीस्ट पीसफुल है और यूरोप के बाद एशिया प्रशांत विश्व का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है। एशिया प्रशांत वाला एरिया जो है वो सबसे यूरोप के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण क्षेत्र है। जीपीआई 2025 के अनुसार आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। आइसलैंड आइस कूल कूल शांति ठीक है। आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है और जो यमन है वो विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। तो आइसलैंड आयरलैंड न्यूजीलैंड तीनों लैंड है तो याद कर लेना आइसलैंड आयरलैंड न्यूजीलैंड। इस लैंड पे क्या है शांति है। लैंड वालों में क्या है शांति है। आइसलैंड आयरलैंड न्यूजीलैंड सबसे पहले आइसलैंड है। आइस यानी कूलिंग मतलब शांति मिलती है। जब हम क्या करते हैं आइस आइस रखते हैं अपने आँखों पे या फिर अपने सिर पे आइस की पट्टियाँ रखते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है शांति मिलती है। तो शांति में सबसे ज़्यादा आइसलैंड देन आयरलैंड देन न्यूजीलैंड। और 2025 में भारत का स्कोर कितना है भारत की रैंक कितनी है 115 और कितने देशों में है ये 115 रैंक 163 देशों में 163 देशों में भारत की रैंक है 115 मतलब कोई ज़्यादा खास स्थिति नहीं है इसकी भारत की।
देन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अपनी तरह की सबसे व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डालती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अपनी तरह की सबसे व्यापक रैंकिंग है जो क्या क्या करती है, विश्व भर के जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान है उन पर प्रकाश डालती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का प्रथम संस्करण अक्टूबर 2024 में जारी किया गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का पहला संस्करण कब जारी किया गया था? अक्टूबर 2024 में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रतिवर्ष जून माह में जारी की जाती है और इसमें क्या है, 19 जून 2025 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई है। इस रैंकिंग का कितना है? 22वां संस्करण है और अपनी निर्माण पद्धति में रोजगार, योग्यता और स्थिरता दोनों कारकों को शामिल करने वाली अपनी तरह की पहली रैंकिंग है। यानी कि अपनी निर्माण पद्धति में किसको? रोजगार, योग्यता को, एम्प्लॉयबिलिटी को और सस्टेनेबिलिटी को, इन दोनों कारकों को शामिल करने वाली पहली रैंकिंग है ये। और इस जो रैंकिंग है उसमें लगातार 14वें वर्ष, मतलब 14 वर्षों से लगातार अमेरिका जो है, अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो फर्स्ट स्थान पर है और इसने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं, मतलब ये तो टॉप में है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार 14वें वर्ष, ठीक है। और देन इंपीरियल कॉलेज है लंदन का, यूके का, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन यूके। और देन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए के, नहीं टॉप 3 में 2 यूएसए की, 1 यूके का है। मैसाचुसेट्स और स्टैनफोर्ड जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का, इंपीरियल कॉलेज लंदन का है यूके का। और भारत के कुल 54 संस्थान शामिल है इसमें। आईआईटी दिल्ली जो है उसको इस रैंकिंग में समग्र रूप से 123वां स्थान प्राप्त है, यानी कि 123वीं रैंकिंग है भारत की और 123वां स्थान प्राप्त है समग्र रूप से भारत की आईआईटी दिल्ली को। देखो ये देखिए इसमें 123 है आईआईटी दिल्ली और पहले इसे 150वां स्थान प्राप्त था, अब इसको कौन सा स्थान प्राप्त है? 123वां। और आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली बॉम्बे मद्रास, दिल्ली बॉम्बे मद्रास, आईआईटी दिल्ली याद रखना मेन, तो आईआईटी दिल्ली को है 123 और बॉम्बे को है 129 स्थान प्राप्त। फिर है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, इजराइल ईरान युद्ध। इसराइल और ईरान युद्ध के दौरान जो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन है वो किसके द्वारा चालू किया गया था? ये किया गया था इसराइल के द्वारा। 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम से एक व्यापक सैन्य अभियान आरंभ किया है। इस आकस्मिक हवाई हमले का उद्देश्य ईरान की परमाणु हथियार क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को निष्क्रिय करना था। यानी कि जो एटम उसकी ईरान की जो परमाणु हथियार क्षमता थी और जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम था उसको निष्क्रिय करना था। इसे इसराइल अपने अस्तित्व के लिए सीधा खतरा मानता है। यानी कि ऑपरेशन जो राइजिंग लॉयन है उसमें इसराइल के खिलाफ अभियान किया गया था और इसमें वहाँ की जो परमाणु हथियार क्षमता थी और जो वहाँ की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम था उसको क्या किया गया था? निष्क्रिय कर दिया गया था। हमले में मुख्य रूप से इजरायली वायुसेना, लड़ाकू विमान और गुप्तचर एजेंसी मोसाद शामिल थे। इसकी वायुसेना शामिल थी और गुप्तचर एजेंसी जो वहाँ की थी मोसाद वो शामिल थी। इजरायली रक्षा बलों ने इस अभियान को हिब्रू में केलवी नाम दिया। हिब्रू में ये जो अभियान था राइजिंग लॉयन, इसको क्या नाम दिया गया? केलवी, जिसका अर्थ है शेर की भांति उदित होती कौम। इसे अंग्रेजी में राइजिंग लॉयन कहा जाता है। ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर गुलाम अली राशिद, ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनोई के राजनीतिक सलाहकार अली शमखानी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स प्रमुख हुसैन सलामी तथा प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक हमले में मारे गए थे। इसमें मतलब बहुत सारे लोग मारे गए थे हमले में, इतना याद रखना, नाम तो कौन नहीं पूछेगा। इसके प्रतिकार स्वरूप ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3 के तहत जवाबी कार्रवाई शुरू की जिसमें सैन्य ठिकाने और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। फिर उसके बाद ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के बाद ईरान पर किया गया था, इसराइल ने ईरान पर किया था। उसके बाद उसने जवाबी कार्रवाई में क्या किया? ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3। इसराइल द्वारा शीर्ष सैन्य कमांडर गुलाम अली राशिद के मारे जाने के बाद अली शादमानी को शीर्ष सैन्य कमांडर बनाया गया। मतलब उस हमले में राइजिंग लॉयन में जो सैन्य कमांडर था गुलाम अली राशिद, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद ईरान के द्वारा किसे बनाया गया था? सैन्य कमांडर अली शादमानी को शीर्ष सैन्य कमांडर बनाया गया। और इसराइल द्वारा हमले में 17 जून 2025 को अली शादमानी भी मारे गए थे। इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका इसराइल के समर्थक के तौर पर परिलक्षित है। अमेरिका द्वारा 22 जून को
ईरान के परमाणु हमलों पर हवाई हमला किया गया था। परमाणु शस्त्रों पर हवाई हमला किया गया था, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत 3 प्रमुख परमाणु शस्त्रों फोर्डो, नताज और इस्फहान को निशाना बनाया गया था। यानी कि अमेरिका द्वारा 22 जून को ईरान के जो परमाणु स्थल थे उन पर हमला किया गया, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये नाम दिया गया था इसे। और इसमें क्या किया गया था, जो ईरान के 3 परमाणु स्थल थे कौन-कौन से थे? फोर्डो, नतांज और इस्फहान। फोर्डो, नतांज और इस्फहान। मतलब कई बार ये जो न्यूज़ में होती है जगह ये पूछ ली जाती है, तो इसके परमाणु स्थल कौन-कौन से थे? फोर्डो, नतांज और इस्फहान। इसको निशाना बनाया गया था। ओमान में 15 जून 2025 को अमेरिका ईरान के छठे दौर की अनौपचारिक वार्ता नियोजित थी, जिसे अनिश्चितकाल के लिए टालना पड़ा है। 27 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से ईरान और इजराइल के मध्य 25 जून को 2025 को युद्ध विराम समझौते के लागू होने की घोषणा की गई थी। ज्ञातव्य है कि भारत ने ईरान और इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था। ईरान से और इजराइल इनके बीच में युद्ध हो गया था, तो इसकी वजह से ऑपरेशन सिंधु चलाया था भारत ने अपने नागरिकों को वहां से युद्ध वाले क्षेत्र से निकालने के लिए। जैसे यूक्रेन में चलाया था ऑपरेशन गंगा, तो यहाँ पे चलाया था ऑपरेशन सिंधु इजराइल और ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। फिर है भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया। वर्ष 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। 1945 में से स्थापित किया गया था इकोसोक को, और यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा का केंद्रीय मंच है। यानी कि ये आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करती है। सदस्य देशों कितने सदस्य देश? 54 संयुक्त राष्ट्र तंत्र के लिए नीतिगत सिफारिशें तैयार करता है। भारत को इकोसोक की वर्ष 2026 से 28 की अवधि के लिए परिषद का सदस्य चुना गया। यानी किसी अध्यक्ष नहीं बल्कि किसी सदस्य चुना गया है भारत को इकोसोक का 2026 से 2028 की अवधि के लिए। स्मरणीय है कि भारत 4 जून 2025 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासभा द्वारा इकोसोक के 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक कार्यकाल हेतु चुना गया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का है न्यूयॉर्क में, उसमें इसको 3 वर्षों के लिए चुना गया है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र के समूह से कुल 4 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें भारत के साथ चीन, लेबनान और तुर्कमेनिस्तान इसको ये निर्वाचित हो। यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र से कौन कौन से देश निर्वाचित हुए हैं इस इकोसोक के सदस्य के लिए? भारत, चीन, लेबनान और तुर्कमेनिस्तान। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अफ्रीका और एशिया प्रांत से 4-4, पूर्वी यूरोप से, जो पूर्वी यूरोप है उससे 2 या 3, और लैटिन अमेरिका से 3, और पश्चिमी यूरोप और अन्य से 4 सीटों का चुनाव होता है। यानी अफ्रीका प्रत्येक वर्ष अफ्रीका और एशिया प्रांत से 4 सदस्यों का, 4-4 सदस्यों का, और पूर्वी यूरोप से 2 या 3 सदस्यों का, लैटिन अमेरिका से 3, और पश्चिमी यूरोप से भी और अन्य से 4 सीटों का चुनाव होता है। सभी सदस्य 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं तथा हर वर्ष परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव इस कार्यकाल के लिए किया जाता है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट अभिकरणों, 10 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों के कार्यों का समन्वय करती है। इकोसोक में भारत की सक्रिय भागीदारी आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास लक्ष्य और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में सहायक होगी। इसके बाद है भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज एक वैश्विक गैर लाभकारी संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1930 में हुई थी और मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1930 में। और एक ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें है। 3 जून 2025 को ब्रुसेल्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की असाधारण महासभा की बैठक में भारत को IIAS के अध्यक्ष पद हेतु चुना गया। यानी कि जो ये इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव क्या था, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज जो है उसकी असाधारण महासभा की बैठक में भारत को इसके अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। भारत के प्रत्याशी जो है वो DARPG के सचिव है श्री वी श्रीनिवास ने इस चुनाव में 87 मत हासिल करके ऑस्ट्रिया को पराजित किया है। ऑस्ट्रिया को मिले हैं 54 मत और इसको भारत को मिले हैं 87 मत। और इसके DARPG के सचिव हैं, DARPG के सचिव वी श्रीनिवास जो है उसको अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। यह चुनाव IIAS के वर्ष 2025 से 28 कार्यकाल के लिए हुआ है। इसके साथ पहली बार किसी भारतीय को इस संस्थान की अध्यक्षता मिली है। पहली बार कोई भारतीय, जिसको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बार कोई भारतीय जिसको इस संस्थान की अध्यक्षता मिली है वो कौन है? वी श्रीनिवास। IIAS के इतिहास में यह पहली बार है कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मतपत्र प्रक्रिया से हुआ है। यानी मतपत्र के तहत चुनाव जो है वो पहली बार हुए हैं।
पहले और कोई सिस्टम होगा इनका चुनाव कराने का। आईआईएस वर्तमान में 31 देशों की सदस्यता, 20 राष्ट्रीय अनुभाग और 15 अकादमिक अनुसंधान केंद्रों के नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। आईआईएस की अध्यक्षता संभालते हुए भारत ने अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा, यानी कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, इसके सिद्धांत को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार 1988 से आईआईएएस का सदस्य राष्ट्र है और 1998 से इसका सदस्य है और भारत का प्रतिनिधित्व प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के माध्यम से किया गया। जो डीएआर पीजी है उसके सचिव कौन थे? वी श्रीनिवास, उनको इसका अध्यक्ष चुना गया। और डीएआर पीजी क्या है? प्रशासनिक सुधार, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल विभाग जो है उसके माध्यम से ये प्रतिनिधित्व करेंगे। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है, जिसमें इसका मुख्य काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? टोटल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन है, रूस है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है और यूएसए है। जिनके शेष 10 जो है वो अस्थायी सदस्य है, क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने गए हैं। यानी कि 2 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने गए हैं, 2 वर्षों की अवधि के लिए। 3 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 79 जो है उस सत्र के दौरान बहरीन, कोलंबिया, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाटविया और लाइबेरिया को संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसके अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया। यानी कि 3 जून 2025 में जो नए सदस्य कौन से ऐड हुए हैं? बहरीन की कैपिटल जो है वो शायद मनामा है, कोलंबिया, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाटविया और लाइबेरिया। लाटविया, लाइबेरिया, बहरीन, कोलंबिया, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इनको चुना गया है अस्थायी सदस्यों के रूप में। उपयुक्त 5 नवनिर्वाचित सदस्यों का द्विवर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से आरंभ होगा और 31 दिसंबर 2027 तक, यानी 2 वर्षों के लिए ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने रहेंगे। उपयुक्त देशों के अतिरिक्त वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? यानी कि 5 तो ये नवनिर्वाचित है और 5 अन्य कौन कौन से हैं? वो है डेनमार्क, ग्रीस और पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। यानी कि पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया। सोमालिया अफ्रीका का है, पनामा उसका नॉर्थ अमेरिका, पाकिस्तान एशिया से, ग्रीस और डेनमार्क जो है ये यूरोप से। निर्वाचित नए सदस्य अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोना और स्लोवेनिया का स्थान लेंगे। ये मतलब किसका स्थान लेंगे तो ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। जिसका कार्यकाल जब मतलब जो नए वो हुए हैं निर्वाचित हुए हैं उनको याद रख लेना। जिनका कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। इस वर्ष की 5 रिक्तियों में 2 सीटें अफ्रीका, 1 एशिया प्रशांत, 1 पूर्वी यूरोप और 1 लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई समूह के लिए थी। किसी भी उम्मीदवार को चुने जाने के लिए महासभा के 193 सदस्य देशों में से कम 2/3 सदस्य देशों यानी कि 128 मत का समर्थन प्राप्त होना, यानी 193 में से 128 सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए उन्हें, तब वो चुने जाते हैं। इसके बाद है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। 3 मई 2025 को फ्रांसीसी एनजीओ एक है, फ्रांस का एनजीओ है एक, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो जारी किया गया है। कहाँ का एनजीओ है? फ्रांस का। ये इसका 23वां संस्करण है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पत्रकारों में मीडिया को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है, यानी कि उनमें मीडिया को कितनी फ्रीडम मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग ये रैंक देता है। इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय है साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव, यानी रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। ये इसकी क्या है? थीम है इस बार की। स्मरणीय तथ्य कौन कौन से हैं इसमें? वर्ष 2025 में वैश्विक औसत स्कोर 54.7 रहा, जो पहली बार कठिन स्थिति की श्रेणी में आ गया, यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन में है इस बार इसका जो स्कोर है वो। स्थिति और भी चिंताजनक तब हो जाती है जब यह देखा गया है कि वैश्विक स्तर पर लगभग 1/3 देशों में समाचार संस्थान आर्थिक तंगी के कारण बंद हो गए, यानी कि 1/3 देश ऐसे हैं जहाँ पे जो समाचार संस्थान है वो उनमें आर्थिक तंगी आ गई, इसके कारण ये बंद हो गए हैं। और इसमें इस यह स्थिति विशेष रूप से इन देशों में देखी गई है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। बताओ इसमें भी आर्थिक तंगी आ गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वो है इंस्टीट्यूट है एक, संस्थान है एक समाचार पत्र संस्थान,
एक ट्यूनीशिया का है और अर्जेंटीना। और फ़िलिस्तीन में स्थिति भयावह है। गाज़ा में इज़राइली सेना ने न्यूज़ रूम्स ही नष्ट कर दिए। जो इज़राइल-फ़िलिस्तीन युद्ध हुए हैं, उसमें जो इज़राइली सेना उसने फ़िलिस्तीन गाज़ा में क्या कर दिए हैं, न्यूज़ रूम्स ही नष्ट कर दिए हैं, जिसमें 200 पत्रकारों की जान चली गई है। वर्ष 2024 में सोशल मीडिया विज्ञापनों पर खर्च यानी सोशल मीडिया विज्ञापन है, उन पर कितने खर्च किए गए 2024 में? $247.3 बिलियन रहा था, जो कि वर्ष 2023 की तुलना में 14% अधिक है। यानी कि 14% ज़्यादा खर्च भी हुआ 2023 की तुलना में, लेकिन फिर भी स्थिति कैसी है? डिफ़िकल्ट श्रेणी में आ गई, चिंताजनक श्रेणी में। और $247.3 बिलियन का खर्च रहा 2024 में। उसके बाद है यह इंडेक्स के इतिहास में पहली बार है कि दुनिया के आधे से अधिक देशों में पत्रकारिता करने की स्थिति कठिन या अति गंभीर श्रेणी हो गई है, जबकि 4 में से केवल 1 देश में यह स्थिति संतोषजनक है। यानी कि डिफ़िकल्ट और वेरी सीरियस सिचुएशन आ गई है, और 4 में से 1 देश जो है उसमें ही स्थिति संतोषजनक है, बाकी 3 देशों में क्या है? डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र की है। जो सबसे खराब स्थिति है वो किसकी है? मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र की है। चीन का 178वां स्थान है। अब भी पत्रकारों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जेल बना हुआ है चीन। 178 स्थान प्राप्त है इसे, और इंडेक्स के निचले 3 देशों में शामिल है। निचले 3 देशों में कौन शामिल है? चीन। तो सबसे अच्छी स्थिति कहाँ की है? नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड की। नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड। नॉर्वे की अच्छी स्थिति है। एस्टोनिया वो वाले देश है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, उनमें से एक देश है ऊपर वाला। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसमें से इन तीनों में से एक नॉर्वे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया में से ऊपर वाला देश एस्टोनिया, देन नीदरलैंड। इनकी स्थिति अच्छी है, टॉप 3 रैंक में है ये। और जो इरिट्रिया है, इरिट्रिया, ये क्या हो गया? सबसे खराब देश में आ गया। और भारत की जो रैंक है वो है 151वां स्थान है भारत का। 180 देशों में से 151वां स्थान है। लेकिन 2024 में जो भारत की रैंक थी वो थी 159। तो यानी कि 8 स्थानों का यहाँ पे क्या हुआ है? सुधार हुआ है, रैंकिंग इंप्रूव हुई है, और 151वें स्थान पर अब हम आ गए हैं। किसमें? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ये तो संस्था का नाम है, और क्या नाम है इसका? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 5 संकेतकों में भारत की स्थिति जो है वो एक राजनीतिक में 155वीं रैंक है, आर्थिक में 132वीं रैंक है, भारत की विधिक में 141 है, विधिक में आर्थिक में सबसे ज़्यादा अच्छी रैंक है भारत की 132वीं, सामाजिक सांस्कृतिक में 160 और सुरक्षा में 155। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट 2024, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन खर्च करता है सेना पर? स्वीडन की संस्था द्वारा वर्ष 1966 में स्थापित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान जो है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, संघर्षों, सशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के संदर्भ में अनुसंधान हेतु समर्पित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। 28 अप्रैल 2025 को इस संस्थान द्वारा विश्व में सैन्य खर्च से संबंधित रिपोर्ट विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां 2024 जारी की गई थी। यानी रिपोर्ट 2024 की है, और जारी कब करी गई? 2025 में। यानी कि सैन्य खर्च का क्या ट्रेंड है? तो इसमें है विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में विश्व सैन्य खर्च $2,718 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कि 2023 से 9.4% ज़्यादा है। यानी कि $2,718 बिलियन तक पहुंच गया है विश्व सैन्य खर्च, जो कि 9.4% ज़्यादा है 2023 के मुकाबले। सिप्री द्वारा दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक वैश्विक सैन्य खर्च है ये, जिसमें लगातार 10वें वर्ष वृद्धि हुई, यानी कि ये लगातार 10 वर्षों से ज़्यादा मतलब बढ़ ही रहा है। सभी विश्व क्षेत्रों में सैन्य खर्च में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से यूरोप और मध्य पूर्व दोनों में तेजी से वृद्धि हुई है। यह सैन्य खर्च वर्ष 2015 और 2024 के बीच 37% तक बढ़ गया है, और वर्ष 2024 में 9.4% की वृद्धि कम से कम वर्ष 1988 के बाद से सबसे अधिक वर्ष दर वृद्धि हुई, वर्ष दर वर्ष वृद्धि थी। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट याद करेंगे। इसके अनुसार विश्व के जीडीपी में सैन्य व्यय का हिस्सा वर्ष 2024 में बढ़कर 2.5% हो गया। यानी कि जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें सैन्य खर्च जो कितना बढ़ गया? 2.5% है अब ग्लोबल जीडीपी का 2024 में। और सरकारी व्यय के हिस्से के रूप में औसत सैन्य व्यय वर्ष 2024 में बढ़कर 7.1% हो गया, और प्रति व्यक्ति सैन्य व्यय वर्ष 1990 के बाद से सबसे अधिक 334
डॉलर रहा, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अनुसार वर्ष 2024 में विश्व के 5 सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश कौन कौन से है, ये हम याद करेंगे। सबसे ज़्यादा खर्च करता है अमेरिका, देन चीन, देन रशिया, देन जर्मनी, उसके बाद 5वें नंबर पर भारत है, जिसका संयुक्त रूप से वैश्विक विश्व सैन्य खर्च का 60% हिस्सा था। यानी कि 60% ये 5 देश खर्च करते हैं वैश्विक सैन्य खर्च का। इसके अनुसार भी भारत का सैन्य खर्च 86.1 बिलियन डॉलर रहा है, यानी कि जो इसकी जीडीपी का, भारत की जीडीपी का 2.3% है। ये हमने क्या पढ़ा था, 2.5% जो है ग्लोबल जीडीपी का ये देश खर्च करते हैं, और भारत का देखें तो 2.3% है। भारत की जीडीपी का 2.3% सैन्य खर्च होता है 86.1 बिलियन डॉलर का। और इसमें देखें तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका का 997 अमेरिकी डॉलर, और चीन का 314, और रूस का 149, यानी कि लगभग 150 के करीब, और जर्मनी का 88.5, और भारत का 86.1, यानी कि जर्मनी का थोड़ा ही ज़्यादा हमसे, 88.5, भारत का 86.1। सबसे ज़्यादा है अमेरिका का, देखो बहुत ज़्यादा है भारत से, तो 997 बिलियन डॉलर का है। और चीन का उसके बाद 314 का है, रसिया का 150 के करीब, जर्मनी का 88.5। बस इतना ही याद करेंगे। फिर है टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। वो तो थी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, मैसाचुसेट्स का वो जो इंस्टीट्यूट था उसको, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था यूएसए का, उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। और जो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, मतलब एशिया की जो यूनिवर्सिटी है उनको रैंकिंग प्रदान की जाती है, इसमें देखेंगे हम। यह टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, इसमें अप्रैल 2025 में जारी की गई है रैंकिंग, और 853 विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया गया है। वर्ष 2025 की एशिया रैंकिंग में भारत के कुल 107 जो विश्वविद्यालय वो इसमें शामिल किए गए हैं, यानी कि 107 विश्वविद्यालय हैं इसमें भारत के शामिल हैं 853 में से। जो संख्या के हिसाब से एशिया में दूसरा स्थान है, यानी कि पहले स्थान पर जापान है संख्या के मामले में, दूसरे स्थान पर है भारत। भारत के कितने हैं, 107। और जो सबसे टॉप मोस्ट है, पहला है सिंगवा यूनिवर्सिटी है चाइना की, देन पेकिंग यूनिवर्सिटी है, ये भी चाइना की, उसके बाद सिंगापुर की है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। यानी कि पहली है सिंगवा यूनिवर्सिटी चाइना, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर ये सिंगापुर के नाम में ही इसके दो, सिंगुआ पेकिंग्स, दो चाइना की एक सिंगापुर की। और जो भारत की 38वां रैंक मिला है किसे, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को 38वीं रैंकिंग मिली है। और अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई का 111वीं रैंकिंग मिली है। ज़्यादा तो यही याद रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 38वीं रैंकिंग। उपयुक्त में आईआईएससी बेंगलुरु एशिया में 38वें स्थान के साथ भारत में सर्वोच्च रैंक पर है। और स्कूलिनी यूनिवर्सिटी भारत का सर्वोच्च रैंक वाला निजी विश्वविद्यालय है। स्कूलिनी यूनिवर्सिटी भारत का सर्वोच्च रैंक वाला निजी विश्वविद्यालय, यानी कि भारत का है ये शूलिनी यूनिवर्सिटी। ये इसको मिली है निजी विश्वविद्यालय, यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसको सर्वोच्च रैंक मिली है 146वीं, और आईआईएससी बेंगलुरु को 38वीं। फिर है विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा 24 अप्रैल 2025 को प्रकाशित एक वार्षिक विश्लेषण है। इस वर्ष की रिपोर्ट का शीर्षक है सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए नई नीतिगत सहमति, यानी कि सामाजिक प्रगति उसमें तेजी लाने के लिए एक न्यू पॉलिसी, नई नीतिगत सहमति, न्यू पॉलिसी कंसेंसस टू एक्सीलरेट सोशल प्रोग्रेस। और विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी की जाती है। इसमें 24 अप्रैल 2025 को विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक मामलों का विभाग और संयुक्त राष्ट्र का कौन सा विश्वविद्यालय, विश्व विकास आर्थिक अनुसंधान संस्थान, उसके सहयोग से प्रकाशित की गई है। वर्तमान में जीवन संतुष्टि के आकलन के अनुसार जो दुनिया भर में 60% लोग संघर्ष कर रहे हैं, वर्तमान में जीवन संतुष्टि के लिए 60% लोग संघर्ष कर रहे हैं, यानी 60% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं दुनिया भर में जीवन संतुष्टि के लिए, यानी कि हमारे जैसे ये लोग भी। और 12% लोग पीड़ा में हैं। 60% लोग तो क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, 12% लोग क्या है, पीड़ा में है, सफरिंग कर रहे हैं, वो कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं 60%, 12% सफरिंग कर रहे हैं। और 69 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में, यानी कि प्रतिदिन $2.15 से भी कम में जीवन यापन कर रहे हैं।
यानी कि 69% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा में हैं और $2.5 से भी कम में जीवन यापन कर रहे हैं। 2.8 अरब से अधिक लोग अर्थात दुनिया की 1/3 से ज़्यादा आबादी 2.15 से $6.85 के प्रतिदिन खर्च में जीवन बसर कर रही है। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद रख लेना बस ऊपर वाला पॉइंट। 69 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में हैं और 2.5% जो 2.15% से भी कम में जीवन यापन कर रहे हैं डॉलर में। और विश्व बैंक के अनुसार हर 5 में से 1 व्यक्ति जलवायु आपदाओं के उच्च जोखिम में है। यानी कि हर 5 में से 1 व्यक्ति जो है वो जलवायु आपदाओं के प्रति उच्च जोखिम में है। वर्ष 2024 में हर 7 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष की चपेट में रहा। 2024 में हर 7 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में रहा और 2010 से अब तक राज्य आधारित संघर्षों की संख्या दोगुनी हो गई है। लगभग 60% लोग इस बात को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं कि उनकी नौकरी जा सकते हैं या उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी। यानी कि हमारे जैसे ही लोग हैं ये भी, इनको भी 60% लोग ऐसे हैं दुनिया के जिनको किस बात की चिंता रहती है कि हमारी नौकरी जा सकती है या उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी। वर्ष 2022 में 29 देशों में शीर्ष 1% आबादी के पास कुल आय का 20% से अधिक हिस्सा था। 2022 में 29 देशों के शीर्ष 1% आबादी है जिनके पास कुल आय का 20% से अधिक हिस्सा था। इन देशों में चिली, भारत, मेक्सिको, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। रिपोर्ट भारत को एसडीजी लक्ष्यों की दिशा में समानता केंद्रित जलवायु लचीली रणनीति पर बल देने पर परामर्श देती है। यानी कि भारत को क्या करना चाहिए? एसडीजी लक्ष्यों की दिशा में समानता स्थापित करनी चाहिए, केंद्रित जलवायु लचीली रणनीति इस पर बल देना चाहिए। फिर है पवन रिपोर्ट। कितना रह गया ये? अब है वैश्विक पवन रिपोर्ट 2025। वैश्विक पवन रिपोर्ट 2025 वर्ष 2024 में पवन ऊर्जा उद्योग के प्रदर्शन का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करते हैं। यानी कि हमने 2024 में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन किया है वो देखेगी ये रिपोर्ट। यह रिपोर्ट पवन ऊर्जा की तैनाती को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए समाधान प्रस्तुत करती है। 23 अप्रैल 2025 को वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा लंदन, यूनाइटेड किंगडम में वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 जारी की गई। 23 अप्रैल 2025 को वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद किसके द्वारा? वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद है जो है लंदन में, यूके में, उसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है अप्रैल 2025 में, वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट। और इस देश में विश्व भर में रिकॉर्ड 117 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। यानी कि 2024 में कितनी नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है? 117 गीगावाट की, जो वर्ष 2023 में जोड़ी गई 116.6 गीगावाट से थोड़ा अधिक है। यानी 2023 में 116.6 गीगावाट जोड़ी गई थी और अब 117 गीगावाट जोड़ी गई है। इस बढ़ोतरी के साथ कुल वैश्विक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 1136 गीगावाट तक पहुंच गई है। कुल वैश्विक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता कितनी पहुंच गई है? 1136 गीगावाट तक पहुंच गई है। वर्ष 2024 के दौरान विश्व के प्रमुख पवन ऊर्जा बाजारों में नई स्थापना और कुल संचयी क्षमता इस प्रकार है। वर्ष 2024 के दौरान विश्व के प्रमुख वन ऊर्जा बाजारों में नई स्थापना और कुल संचयी क्षमता किस प्रकार, मतलब कि ये इसमें रैंक दे रखी है। चीन जो है उसकी कुल स्थापित क्षमता कितनी है? 520 से 521 गीगावाट की है और ये टॉप है इसमें पवन ऊर्जा के मामले में। और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है, इसके पास 154.3 गीगावाट की स्थापित क्षमता है। उसके बाद जर्मनी का स्थान है, इसके पास है 72.8 गीगावाट की स्थापित क्षमता है और इसने ये जो है 4.1 गीगावाट यूएसए ने नई स्थापना करी है और इसने जर्मनी ने 4.0 गीगावाट की करी है स्थापना। और भारत की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? 48.2 गीगावाट की। और नई स्थापना कितनी करी है? 3.4 गीगावाट की। यानी कि भारत के पास अप्रोक्स 50 गीगावाट के करीब है पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता। भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता अप्रैल 2025 तक 51.06 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिससे यह चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर पवन ऊर्जा वाला देश बन गया है। मतलब कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान है। और पहले है चाइना, देन अमेरिका, देन जर्मनी, देन भारत। एशिया प्रशांत क्षेत्र पवन ऊर्जा वृद्धि में सबसे आगे है। एशिया पैसिफिक रीजन जो है वो पवन ऊर्जा के मामले में सबसे अग्रणी है, जिसका श्रेय मुख्यतः चीन की विशाल स्थापित क्षमता को जाता है। यानी कि चीन का ज्यादा योगदान है इसमें, इसकी वजह से एशिया प्रशांत क्षेत्र जो है वो इसका ज्यादा रोल है। भारत में अधिकांश नई स्थापनाएं कहाँ पे होती है? गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु में। नई स्थापनाएं भारत में अधिकांश नई स्थापनाएं कहाँ हुई है? गुजरात, कर्नाटका, देन तमिलनाडु में हुई है। भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र में तटीय पवन ऊर्जा टरबाइन असेंबली और प्रमुख घटक उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। यानी कि भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र में तटीय पवन ऊर्जा टरबाइन असेंबली
और प्रमुख घटक उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। लगभग 48.2 गीगावाट स्थापित तटीय पवन ऊर्जा क्षमता के साथ भारत जनवरी 2025 तक वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान और चीन के बाद एशिया पैसिफिक क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। यानी कि वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत का स्थान जो है वो 4th है। पहला कौन-सा था? चीन, देन अमेरिका, देन जर्मनी, देन इंडिया। और उसके बाद अगर एशिया वाले रीजन में देखें, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, तो भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। भारत सरकार वर्ष 2023 से 2027 के बीच प्रति वर्ष 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 10 गीगावाट तटीय पवन ऊर्जा बिड का लक्ष्य घोषित करने के बाद से वर्ष 2025 में गतिविधियों में तेजी आई है। यानी कि भारत सरकार द्वारा 2023 से 2027 के बीच प्रतिवर्ष कितना 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 10 गीगावाट का तटीय पवन ऊर्जा बिड का लक्ष्य घोषित किया गया है, तो उसके बाद से इसमें तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन है, एक यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा वर्ष 2022-12 से जारी किया जा रहा है। यानी कि ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएसए का एक वो है संगठन है। अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर उसके द्वारा जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसमें क्या है? 15 अप्रैल 2025 को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 जारी किया गया था। वार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले सूचकांक का यह 13वां संस्करण है। इस सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 90% से अधिक योगदान देते हैं। यानी कि 55 देशों की रैंकिंग दी गई है इसमें, जो 90% कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल जीडीपी में। और इसमें फर्स्ट है यूएसए, देन यूके, देन फ्रांस। यानी कि यूएसए की ही एजेंसी है और यूएसए ही फर्स्ट स्थान पर है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, उसके बाद फ्रांस तीसरे स्थान पर है। भारत की स्थिति देखी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में 55 देशों की सूची में भारत 43वें स्थान पर है, यानी 43 रैंक पर है भारत। पहले पे यूएसए, देन यूके, देन कौन सा था उसके बाद? पहला यूएसए था, दूसरा यूके था, तीसरा शायद फ्रांस था। हाँ, उसके बाद भारत की स्थिति है 43। 55 देशों की सूची में भारत का स्थान है 43 और 55 देशों में पिछले वर्ष भारत का स्थान था 42, तो एक स्थिति खराब हुई है हमारी। जबकि क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया के 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पर है। 15 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। 55 देशों में, सॉरी 15 देशों में, एशिया में अगर हम सिर्फ एशिया में काउंट करें तो। थैंक यू।